अब देखिए यहाँ पर द बेस्ट लैंड है बाई टी.एस. इलियट। एक्चुअली द बेस्ट लैंड एनालिसिस ऑफ द पोएम बेस्ट लैंड बाई टी.एस. इलियट, ये जो है इंटरनल एग्जाम में आएगा। और तो एनालिसिस का मतलब पूरा एनालिसिस, वैसे एनालिसिस का मतलब आ जाता है कि उसके बारे में सब कुछ लिखिए, मतलब कहीं ना कहीं समरी भी लिखिए। समरी ना लिखिए तो शॉर्ट में बता दीजिए, जैसे द बेस्ट लैंड 5 सेक्शन में डिवाइड है। आप देख सकते हैं द बरियल ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाई वाटर, व्हाट द थंडर सेड। तो इन पांचों के बारे में जैसे ये पता होना चाहिए। अच्छा, सब में हुआ क्या था, पहले पार्ट में क्या हुआ था, दूसरे पार्ट में एनालिसिस का मतलब ये होता है। चलिए खैर शुरू करते हैं। द बेस्ट लैंड पब्लिश्ड इन अक्टूबर 1922 इन यूके द क्राइटेरियन। अब देखिए द बेस्ट लैंड को यूके में अक्टूबर 1922 में पब्लिश करवाया गया। टी.एस. इलियट की कलेक्शन द क्राइटेरियन में इसको पब्लिश करवाया गया। लेकिन अगर बात किया जाए यूएस यानी कि अमेरिका में कब पब्लिश करवाया गया, तो अमेरिका में नवंबर 1922 में पब्लिश करवाया गया। और टी.एस. इलियट की कलेक्शन द डायल DIAL द डायल में पब्लिश करवाया गया। और न्यूयॉर्क में पब्लिश करवाया गया दिसंबर 1922, दिसंबर 1922 में, रिटन इन 1921। लेकिन इन सबको 1921 में लिखा गया, लेकिन पब्लिश करवाया गया 1922 में। अच्छा, इसका द बेस्ट लैंड का पहले टाइटल ये नहीं था। बेस्ट लैंड का जो टाइटल था पहले वो था ही, या इसका अदर टाइटल है ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस, या ही डू द पुलिस इन डिफरेंट वॉइसेस। अच्छा, द बेस्ट लैंड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। बेस्ट लैंड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पार्ट 1 है द बरियल ऑफ डेड, जिनमें 1 से 76 लाइन्स हैं। और दूसरा है पार्ट 2 अ गेम ऑफ चेस, और अ गेम ऑफ चेस में 77 से लेकर 172 लाइन्स हैं, है ना। 77 से लेकर 172 लाइन्स हैं। और इसके बाद तीसरा पार्ट है द फायर सरमन। तीसरा पार्ट है द फायर सरमन। अब देखो यहाँ द फायर सरमन, द फायर सरमन में 173 से 311 लाइन्स हैं। और फोर्थ पार्ट है डेथ बाई वाटर, 312 टू 321 लाइन्स। और फिफ्थ पार्ट है व्हाट द थंडर सेड, ये फिफ्थ पार्ट है। अच्छा, इसमें एक ये होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, मतलब सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो डेथ बाई वाटर है, इसमें 10 ही लाइन है। और लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तो वो है द फायर सरमन। द फायर सरमन जिनमें जो है 139 लाइन है। द फायर सरमन में 139 लाइन है। आगे देखिए टोटल लाइन्स हैं 434। अब टोटल लाइन्स है 434। और अब देखिए द बेस्ट लैंड क्या करता है, द बेस्ट लैंड शोज द हॉलोनेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए द बेस्ट लैंड ये बताता है मॉडर्न संसार में हॉलोनेस को शो करता है, मीन्स हॉलोनेस के बारे में बताता है कि किस तरह से मॉडर्न संसार खोखला हो गया है। और यहाँ पर टी.एस. इलियट ने मॉडर्न संसार को, मॉडर्न वर्ल्ड को एक बेस्ट लैंड के रूप में प्रेजेंट किया है। द बेस्ट लैंड बाय टी.एस. इलियट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स ऑफ द 20th सेंचुरी एज वेल एज अ मॉडर्निस्ट मास्टर पीस। अब देखिए द बेस्ट लैंड को टी.एस. इलियट के द्वारा एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से एक माना जाता है। और ये द बेस्ट लैंड 20th सेंचुरी की पोएम है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोएम है, बहुत गजब की पोएम है। और इसके साथ में ये एक मॉडर्निस्ट मास्टरपीस वर्क माना जाता है। अच्छा, मॉडर्निस्ट मास्टरपीस का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा वर्क है मॉडर्न का। तो ये टी.एस. इलियट का द बेस्ट लैंड के बारे में शॉर्ट में है। द बेस्ट लैंड 20th सेंचुरी का है, इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से एक है, और ये मॉडर्निस्ट मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है। हाँ, इसके बाद में द बेस्ट लैंड ड्रॉज ऑन अ
array of literary, musical, historical and popular cultural allusions in order to present the futility and alienation of modern life in wake of the World War First। देखिए द बेस्ट लैंड, ये जब वर्ल्ड वार फर्स्ट का एंड हो रहा था तो उस वर्ल्ड वार के फर्स्ट के समाप्त के दौरान मॉडर्न लाइफ किस तरह से एलिनेशन हो गया था, किस तरह से मॉडर्न लाइफ पूरी तरह से बेकार हो गया था। तो उस चीज़ को इन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड वार के बाद में लोगों की ज़िंदगी में किस तरह से मतलब वेस्टेजनेस आ गई है, किस तरह से मतलब एक खालीपन आ गया है। तो उस चीज़ को इन्होंने द बेस्ट लैंड के थ्रू दिखाया है। और कई सारे यहाँ मतलब जैसे म्यूजिकल, हिस्टोरिकल, पॉपुलर कल्चरल एल्यूजन्स को कंटेन कर किया है इन्होंने अपने इसमें बेस्ट लैंड में। अब यहाँ पर देखिए द मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट ऑफ द बेस्ट लैंड फीचर्स ऑफ द पोएम्स ओरिजिनल टाइटल। अब देखिए जब बेस्ट लैंड को मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट का मतलब हाथ से जब लिखा गया था तो उस समय इसका जो पोएम का ओरिजिनल टाइटल था वो था ही डू द पॉलिश इन द डिफरेंट वॉइसेस। मैन्युस्क्रिप्ट ड्राफ्ट में जो बेस्ट लैंड का ओरिजिनल टाइटल मिला वो क्या मिला, ही डू द पॉलिश इन डिफरेंट वॉइसेस। अच्छा अब यहाँ देखिए दिस पोएम फर्स्ट अपीयर्ड इन द यूनाइटेड किंगडम। ये पोएम पहली बार अपीयर हुआ, यूनाइटेड किंगडम में अपीयर हुआ। और वो भी कब, इन अक्टूबर 1922, अक्टूबर 1922 में इश्यू ऑफ इलियट्स की इश्यू, इलियट्स की वर्क इलियट्स की मैगजीन द क्राइटेरियन में मिला। और यूएस में बात करें, यूएस का मतलब अमेरिका में कब पब्लिश हुआ तो 1922 नवंबर। और कौन से इशू में या कौन से कलेक्शन में, तो द डायल नाम के कलेक्शन में ये मिला। मतलब इंग्लैंड में द क्राइटेरियन 1922 अक्टूबर और जो है अमेरिका में द डायल नवंबर 1922 में। थीम क्या है तो यहाँ पर 5 इम्पॉर्टेंट थीम को फोकस में रखा गया है द बेस्ट लैंड में। 5 इम्पॉर्टेंट, एक तो द ब्रोकननेस एंड आइसोलेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, चूँकि ये वर्ल्ड वार के एंडिंग के दौरान लिखा गया था। अब वर्ल्ड वार के जब एंडिंग के दौरान लिखा गया था तो वहाँ पर एक तरह से मॉडर्न लाइफ आइसोलेशन हो गया था, लोग एक दूसरे से आइसोलेट हो रहे थे, अलग हो रहे थे और किस तरह से वो टूट गए थे। तो वही फर्स्ट इसका थीम है द ब्रोकननेस एंड आइसोलेशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और सेकंड इसका थीम है डेथ एंड रीबर्थ, कि किस तरह से चीज़ें मतलब लोग मरते हैं फिर से जन्म लेते हैं, है ना, डेथ रीबर्थ, ये प्रोसेस चलता रहता है। और नेक्स्ट इसका थीम है रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और निहिलिज्म। निहिलिज्म का मतलब लाइफ किस तरह से मीनिंगलेस हो गई है, तो वही इसमें रिलीजियन, धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी और निहिलिज्म को दिखाया गया है। और इसके साथ में सेक्स, लस्ट और इम्पोर्टेंस पर फोकस किया गया है कि सेक्स किस तरह से मॉडर्न लाइफ हो सेक्स में इन्वॉल्व है, लस्ट में इन्वॉल्व है, और जो इम्पोर्टेंस इस तरह से वो इम्पोर्टेंस की ओर जा रही है। एक्चुअली इम्पोर्टेंस का मतलब होता है नामर्द की तरफ, मीन्स एक तरह से मेल में जो है मेल की प्रॉपर्टी ख़त्म होती जा रही, फीमेल में फीमेल की, मतलब इस तरह से। और इसका जो 5th थीम है वो है मेमोरी एंड द पास्ट। अब देखिए नेक्स्ट द ड्राफ्ट ऑफ द पोएम रिवील। इस पोएम का जो ड्राफ्ट होता है वो क्या रिवील करता है, ड्राफ्ट का मतलब वही ही डू द पॉलिसेस इन डिफरेंट वॉइसेस, ये ड्राफ्ट में टाइटल यही था ना। रिवील करता है ओरिजिनली कंटेंट ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज मटेरियल एज द फाइनल पब्लिश्ड वर्जन। मतलब जब ये फाइनल पब्लिश्ड वर्जन हुआ तब इसमें कम हो गया, जबकि इसके पहले ओरिजिनल पोएम में समझ लीजिए आज के पोएम से दुगना मटेरियल था, लेकिन फाइनल पब्लिश्ड वर्जन में मैटर को काट पीट कर थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। और एक चीज़ और है, आई होप एम आई राइट, आप लोग बताना, एजरा पाउंड ने इनमें कट पीट किया था? नहीं सॉरी, आई एम नॉट कन्फर्म, आगे आते हैं। द सिग्निफिकेंट कट्स आर इन पार्ट ड्यू टू एजरा पाउंड, हाँ सही है, सॉरी, एजरा पाउंड के कहने पर ये कट हुआ था। जैसे पहले क्या था, ऐसे समझ लीजिए पहले बहुत सारी लाइंस थी तो एजरा पाउंड ने इसमें कट किया। देखिए द सिग्निफिकेंट कट्स
आर इन पार्ट ड्यू टू एजरा पाउंड सजेस्टेड चेंज, मतलब एजरा पाउंड के कहने पर यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें कट करके फालतू की चीज़ें निकाली गई। आल्दो इलियट हिमसेल्फ आल्सो रिमूव्ड लार्ज सेक्शंस, यहाँ तक कि टी.एस. इलियट ने खुद जो है एजरा पाउंड के सजेशन पर इनमें से कई सारे लार्ज सेक्शन को रिमूव किया और इसको छोटा किया। दैट्स व्हाई टी.एस. इलियट डेडिकेटेड दिस पोएम टू एजरा पाउंड, इसलिए टी.एस. इलियट ने इस पोएम को एजरा पाउंड को डेडिकेट किया, क्योंकि एजरा पाउंड के कहने पर इन्होंने कट किया और कहीं ना कहीं एजरा पाउंड के फेवर में ही लिखा गया था ये चीज़। हाँ ठीक है, सॉरी यहाँ पी कैपिटल में रहेगा चूँकि नाम है एजरा पाउंड। तो ये पोएम डेडिकेटेड है एजरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोएम है, अरे लाइन है एक तरह से। द सिग्निफिकेंट कट्स आर इन पार्ट ड्यू टू एजरा पाउंड, एजरा पाउंड के सजेशन पर इसमें कट पिट हुआ, थोड़ा सा पार्ट को रिमूव किया गया, टी.एस. इलियट ने खुद किया। और ये डेडिकेटेड है पोएम, किसको पोएम है, किसको डेडिकेटेड है, एजरा पाउंड को है। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑब्सक्योर एल्यूजन्स द बेस्ट लैंड कैन बी डिफ़िकल्ट टू रीड। देखिए कई सारी चीज़ों की वजह से बेस्ट लैंड को पढ़ने में हो सकता है डिफ़िकल्ट हो, कठिन हो, बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स बिटवीन स्पीकर्स एंड सीन्स ऑफन विदाउट वार्निंग, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी वार्निंग के स्पीकर्स और सीन्स में शिफ्ट होता रहता है। एंड इट्स चोक फुल ऑफ रेफरेंसेस टू क्लासिक लिटरेचर फ्रॉम कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पूरे वर्ल्ड से वर्ल्ड की कल्चर से कहीं ना कहीं क्लासिक लिटरेचर के रेफरेंस को ले लिया, क्योंकि ये जो है टी.एस. इलियट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रेफरेंसेज, बहुत ज़्यादा कोट्स का यूज करते थे, अलग अलग, जैसे लैटिन का, फ्रेंच का, मतलब अलग अलग। यहाँ तक कि टी.एस. इलियट में इन्होंने संस्कृत का श्लोक लिया है और लास्ट में शांति 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 और दया दया क्या था, दयाध्वम दमयत्ता और क्या था, बोलो, 3 शब्द लिया था इन्होंने। हाँ, दमयत्ता, दयाध्वम नहीं, दयाध्वम दमयत्ता पहले का नाम नहीं याद आ रहा है। दयाध्वम का मतलब होता है कि सिंपैथी, दमयत्ता मीन्स होता है कंट्रोल, और एक याद ही नहीं आ रहा है। हाँ पहला दत्ता है, दत्ता दयाध्वम दमयत्ता ये है। अच्छा आगे चलते हैं, खैर कहाँ पहुँच जाते हैं हम भी। मैनी ऑफ विच आर मोर देन आर लिटिल ऑब्सक्योर। अच्छा यहाँ देखिए, ही फेल्ट डेट वेस्टर्न कल्चर वाज हैंडेड टू हेल इन अ हैंड बास्केट एंड डेड पीपल वर गेटिंग डम्बर एंड डम्बर, सो बेसिकली यहाँ पर देखिए बेरिकली लिखें, सॉरी भाई, बेसिकली हिज मैसेज टू रीडर्स वाज, हे if you don't understand what I am talking about in this poem, go to a library। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये कोटेशन यूज किया गया है। एक्चुअली ये टी.एस. इलियट ये कहना चाहते थे कि लोगों को मैसेज देना चाहते थे अपने रीडर्स को कि हे इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है ना व्हाट आई एम टॉकिंग, कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अबाउट इन दिस पोएम, इस पोएम में मैं कैसी बात कर रहा हूँ, तो जाओ, गो टू लाइब्रेरी जाओ, पहले पढ़ो लिखो तब समझो। मतलब इनका कहीं ना कहीं ये था, पहले आप स्किलफुल हो जाओ, क्योंकि ये अच्छी लैंग्वेज का यूज करते थे, तो ये कहते थे कि ऐसे इतनी आसानी समझ में आने वाली नहीं है। हाँ, द होल रीजन he wrote this poem is because modern people just don't care about anything worthwhile like great art or spirituality। अब देखिए पूरा रीजन इस पोएम को, द बेस्ट लैंड को लिखने का जो रीजन था वो ये था कि मॉडर्न पीपल के लोग बिल्कुल भी किसी चीज़ की तरफ केयर नहीं करते थे, खासकर किसी अच्छी चीज़ों की तरफ कोई परवाह नहीं करते थे, और ख़ासकर जैसे ग्रेट आर्ट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो उनका ध्यान दिलाने के लिए इन्होंने इसको लिखा। इलियट हैविंग बीन डायग्नोस्ड विद सम फॉर्म ऑफ नर्वस डिसऑर्डर एंड हैड बीन रिकमेंडेड रेस्ट एंड अप्लाइड फॉर 3 months लीव। और ये देखिए यहाँ 3 months लीव इन्होंने लिया था, और लीव क्यों लिया था रुकिए बताते हैं। देखिए लीव इन्होंने लिया था 3 months लीव फ्रॉम द बैंक, ये बैंक से जहाँ पर एम्प्लॉय थे, वेयर ही वाज एम्प्लॉयड, जहाँ पर काम करते तो वहाँ 3 महीने छुट्टी लिए थे।
द रीजन स्टेटेड ऑन हिज स्टाफ, और रीजन ये था कि उन्होंने अपने स्टाफ कार्ड पर ये बताया, वाज नर्वस ब्रेकडाउन, कि नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, इसलिए मैं 3 महीने की छुट्टी लूँगा। अच्छा समरी बात करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं समरी में, फालतू की बात नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर समरी की अगर बात किया जाए तो द पोएम्स स्पीकर टॉक्स अबाउट हाउ स्प्रिंग इज सॉरी समरी का फर्स्ट पार्ट है द ब्यूरियल ऑफ डेड। तो द ब्यूरियल ऑफ डेड में बात हुई है एक जो स्पेसिफिक चाइल्डहुड मेमोरीज की, मतलब एक औरत जिनका नाम है मैरी, उस मैरी नाम की वुमेन की स्पेसिफिक चाइल्डहुड मेमोरीज की बात हुई है। मतलब ये देखिए मेन पॉइंट फोकस कर रहे हैं। द ब्यूरियल ऑफ द डेड में क्या होता है, तो द ब्यूरियल ऑफ द डेड में मैरी नेम्ड वुमेन की स्पेसिफिक चाइल्डहुड मेमोरीज की बात हुई है। और आगे चलकर ये पोएम एक मतलब दूसरी चीज़ में शिफ्ट होती है, जहाँ पर ये पोएम अचानक से, मतलब इस पोएम में हम लोग पहुँचते हैं कि एक कमरे में पहुँच जाते हैं जहाँ पर मैडम सोसोस्ट्रीस, जहाँ पर मैडम सोसोस्ट्रीस का जो है एक मतलब दीवार पर चित्र छपा हुआ है, जिस कमरे में मैडम सोसोस्ट्रीस हैं, है ना, और जो कि आपके फॉर्चून को, आपके भविष्य के बारे में बता सकते थे, वहाँ पर जाते हैं और इससे लोग मतलब वहाँ जाते थे। और इस तरह से देखिए यहाँ पर एक बार सुनिए पहले ध्यान से। द पोएम्स स्पीकर टॉक्स अबाउट हाउ स्प्रिंग इज एन ऑफुल टाइम ऑफ ईयर स्टारिंग अप मेमोरीज ऑफ बाईगॉन डेज एंड अनफुलफिल्ड डिजायर्स। एक तरह से ये पोएम में स्पीकर बताते हैं अनफुलफिल्ड डिजायर्स के बारे में बात करते हैं, और बाईगॉन डेज मतलब जो दिन बीत गए हैं उन बीते हुए दिनों के यादों को ये बताते हैं, है ना, इसके बारे में ये बात करते हैं। और इसके बाद में दिस इज देन द पोएम शिफ्ट्स इनटू स्पेसिफिक चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ अ वुमेन नेम्ड मैरी। तब जो है ये पोएम एक औरत की बात करने लगती है जिसका नाम मैरी है, उसके बचपन के यादों की बात करता है। दिस इज फॉलोड बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टैंगल्ड डेड ट्रीज एंड लैंड डेट इजंट ग्रेट फॉर ग्रोइंग स्टफ। और इस तरह से आगे ये टैंगल्ड और एक डेड ट्रीज या लैंड की बात करता है ना, चूँकि शुरुआत में ही ये बोले थे ना समझ में लाइब्रेरी में जाओ, तो लगता है लाइब्रेरी तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत समझते हैं। सडनली यू आर इन अ रूम, और अचानक ये पोएम यहाँ पहुँचते हैं कि आप एक रूम में होते हो, विद अ क्लेयरवॉयंट, जहाँ पर एक क्लेयरवॉयंट या स्पिरिचुअल मीडियम है, यानी कि मैडम सोसोस्ट्रीस का एक स्पिरिचुअल स्पिरिट है जो कि आपकी फॉर्चून को पढ़कर बता देती है। एंड इफ डैट वर्ंट इनफ यू देन वाट अ क्राउड ऑफ पीपल। अगर ये भी इनफ ना हो ना, तो आप एक लोगों की भीड़ को देख लीजिए। ओवर लंदन ब्रिज को जो में एक तरह से फ्लो हो रही, बह रही है, लाइक जोम्बीज की तरह मूव राइट अलोंग। अब इसके बाद में राइट अलोंग वो लोग करते हैं। आगे देखिए सेकंड पार्ट की समरी है अ गेम ऑफ चेस। अ गेम ऑफ चेस में यू आर ट्रांसपोर्टेड टू द ग्लिटरी रूम ऑफ अ लेविश वुमेन। देखिए अ गेम ऑफ चेस में आपको जो है एक ऐसे रूम में, मतलब पोएट एक ऐसे रूम का जिक्र करता है जो कि ग्लिटरिंग है, मतलब एकदम ग्लिटर है, चमकी, मतलब रूम काफ़ी अच्छा है, सजा धजा है। एंड यू नोटिस, और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं डेट हैंगिंग फ्रॉम द वॉल, कि दीवार से लटकती हुई एक इमेज है, और उस इमेज का नाम है द चेंज ऑफ फिलोमेल। यानी कि द चेंज ऑफ फिलोमेल का एक तस्वीर जो है दीवार से लटकती हुई दिखती है। और ये रूम किसका है, एक लेविश वुमेन का है। लेविश वुमेन का मतलब बहुत खर्चीली औरत का कमरा है, उसमें जो है ऐसा होता है। अ वुमेन फ्रॉम ग्रीक मिथ, एक ऐसी वुमेन जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से बिलोंग करती है। चेंज ऑफ फिलोमेल या फिलोमेल वुमेन ग्रीक माइथोलॉजी से बिलोंग करती है। वाज रेप्ड बाई किंग टेरियस, जिनका मतलब रेप राजा टेरियस के द्वारा कर दिया जाता है इस फिलोमेल वुमेन का, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से बिलोंग करती है। एंड देन चेंज इनटू अ नाइटिंगेल, और जब इनका रेप कर दिया जाता है तो ये नाइटिंगेल में चेंज हो जाती है। अच्छा, इसके पीछे की कहानी है, इसमें होता क्या है, राजा
किंग टेरियस के द्वारा फिलोमेल वुमेन का रेप कर दिया जाता है, तब क्या होता है, रेप करने के बाद इनको एक ऐसे जगह बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कोई जा नहीं पाता है। तब ये फिलोमेल वुमेन अपने आर्ट के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू ये मैसेज अपनी सिस्टर को पहुँचाती है, और तब वो मतलब ये वुमेन और उसकी सिस्टर दोनों लोग मिलकर जो है राजा के बेटे को मारती है, और राजा के बेटे को मारकर उसके शरीर में जो मांस रहता है उससे मतलब मीट बनाती है, मांस बनाती है और बनाकर राजा को खिलाती है। और जब राजा को उसके ही बेटे का मांस खिलाया जाता है, तो बाद में जब राजा पूरा खा चुका होता है, तब बाद में ये उसके बेटे का सिर लेकर राजा के सामने आते हैं, और राजा देखता है तो राजा को समझ में आता है कि इन दोनों ने क्या किया। तब वो कुल्हाड़ी लेकर इनके पीछे भागता है, और इसी दौरान भगवान आते हैं, इन सबको मतलब एक बर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जहाँ पर फिलोमेल को नाइटिंगेल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये थोड़ी सी कहानी है। अच्छा, सम एनेक्सियस पर्सन सेज, कुछ ऐसे भी पर्सन जो बहुत थोड़ा ऐसे एनेक्सियस पर्सन, चिंतित पर्सन है, वो कहते हैं देयर नर्व्स आर बैड एंड आस्क यू टू स्टे द नाइट, कि इनकी नर्व्स, इनका जो दिमाग है ना, ये सब बेकार हो गए हैं, और ये कहते हैं तुमसे कि रात रुको, है ना। दिस इज द फॉलोड बाई अ कपल ऑफ फ्रेगमेंट्स वेगली आस्किंग यू व्हाट यू नो और रिमेंबर। और यहाँ पर एक कपल फ्रेगमेंट से मतलब यहाँ पर एक दो लोग की कहानी होती है, जो कि मतलब कहते हैं कि कुछ आपको समझ में आया, कुछ क्या समझते हो, क्या जानते हो। द सेक्शन, और ये सेक्शन यानी कि सेकंड सेक्शन का नाम क्या है भाई, हाँ, अ गेम ऑफ चेस। अ गेम ऑफ चेस जो है बी द सीन ऑफ टू मैन चैटिंग, मतलब उस सीन से शुरू ख़त्म होता है जहाँ पर दो औरत चैटिंग करती हैं, बतियाती हैं, एंड ट्राइंग टू स्नीक इन अ फ्यू मोर ड्रिंक्स फ्रॉम क्लोजिंग टाइम एट द बार। और वो बार मतलब ठेका, शराब का ठेका बंद होने से पहले चोरी छुपे दारू निकाल कर कुछ पीना चाहती हैं, मतलब ऐसे बात करती हैं, प्लान करती हैं। अच्छा, इसमें मैंने कुछ अलग से एलियट के बारे में मतलब लिख दिया है। देखिए, एलियट हैज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ कोटेशंस। अब क्यों नहीं समझ में आता है एलियट का वर्क, इसका रीज़न है क्योंकि एलियट जो है अ लॉट ऑफ कोटेशंस का यूज करते हैं, किए हैं, रेफरेंसेस का यूज किए हैं, और फुट नोट्स का यूज किए हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, इसके साथ में ही हैज़ आल्सो यूज्ड मैनी डिफरेंट लैंग्वेज, इन्होंने कई डिफरेंट लैंग्वेज का यूज किया है, जैसे फ्रेंच, जर्मन एट्सेट्रा, ये सारी लैंग्वेज का यूज किया है। इसीलिए इनकी वर्क थोड़ा सा कम समझ में आती है। आप लोग को भी कम समझ में आ रही होगी, मुझे भी कम आ रहा है। अब यहाँ पर तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट की समरी द फायर सरमन है। अब देखिए, द फायर सरमन सेक्शन 3 ओपन्स विद द स्पीकर। सेक्शन 3 एक ऐसे स्पीकर के साथ ओपन होता है, हुज हैंगिंग आउट बिसाइड लंदन रिवर थेम्स, मतलब एक ऐसे सेक्शन से शुरू होती है जो कि लंदन में एक नदी, थेम्स नदी है, उसके किनारे से शुरू होती है। क्या होता है देखिए, फीलिंग बैड अबाउट द फैक्ट एंड देयर इज़ नो मैजिक लेफ्ट इन द वर्ल्ड, और जहाँ पर एक व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है और कहता है कि संसार में कोनो जादू वादू नहीं बचा है, संसार में कोई मैजिक नहीं है। अब फोकस सूप्स बैक टू द स्टोरी ऑफ फिलोमेल फॉर अ सेकेंड, और कुछ देर के लिए ये कहानी फिर से फिलोमेल की तरफ आ जाती है। Then another speaker talks about how he might have been asked for weekend of sex by a स्माइरा मर्चेंट, और तब जो है एक दूसरा स्पीकर बताता है कि किस तरह से वो जो है स्माइरा मर्चेंट, किस तरह से वो स्माइरा मर्चेंट के द्वारा वीकेंड सेक्स के लिए उसे कहा गया था। वो मतलब कहती है, बताती है, कुल मिलाकर स्पीकर कहता है। नेक्स्ट, और उसके बाद में यू आर हेयरिंग फ्रॉम टायरसेस, उसके बाद आप टायरसेस की कहानी, टायरसेस से मतलब कुछ सुनते हैं कि आप ब्लाइंड प्रॉफिट फ्रॉम मिथ, ये टायरसेस जो है एक ब्लाइंड प्रॉफिट है जो कि माइथोलॉजी फ्रॉम मिथ से है। हु वाज टर्न्ड इनटू अ वुमेन, जो कि टायरसेस की हरकत को देखकर एक गॉडेस हीरा होती हैं, गॉडेस हीरा उनको 7 साल के लिए मतलब औरत के रूप में बदल देती हैं, इस ब्लाइंड प्रॉफिट को, जो कि हाँ ब्लाइंड प्रॉफिट को। आगे, यू हियर अबाउट अ सीन, यहाँ पर आप एक सीन के बारे में आप सुनेंगे या सुनते हैं, वेयर अ मॉडर्न यंग मैन एंड
एंड वुमेन, जहाँ पर एक मॉडर्न यंग मैन या वुमेन या दोनों लोग मिलकर नॉट मच टू लुक एट आर हैविंग दिस रियली ऑफुल लवलेस सेक्स। मतलब यहाँ पर एक जो है मतलब मैन है और एक वुमेन है जो कि मतलब इस तरह से सेक्स कर रहे हैं जो कि विदाउट लव है, मतलब एकदम से लवलेस सेक्स कर रहे हैं, एकदम गंदा ऑफुल कर रहे हैं, वास्तव में गंदे तरीके से कर रहे हैं बिना किसी प्यार के। फाइनली यू ओवर हियर समवन सिंगिंग, और आप फिर उसके बाद सुनते हैं कि कोई गा रहा है, आप पॉपुलर सॉन्ग, कोई एक पॉपुलर गाना गा रहा है, विच इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पोएम जस्ट साउंड्स डिप्रेसिंग। और यही जो है एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में जो है एक साउंड डिप्रेसिंग की फॉर्म में दिखाया गया है। मीन्स मतलब यही है इसमें। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4, डेथ बाई वाटर। अब डेथ बाई वाटर की समरी की बात करें तो एक ब्रीफ सीन है इसमें, एक इन अ ब्रीफ सीन यू वॉच एज अ डेड सेलर नेम्ड फेल्बस। यहाँ पर देखिए एक डेड सेलर जिनका नाम फेल्बस है, उसकी कहानी देखते हैं। डिकेज एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, वो ओशियन के बॉटम में चला जाता है और ओशियन के बॉटम में चला जाता है। एंड द पोएम टेल्स, और पोएम बताता है, यू टू थिंक ऑफ दिस यंग मैन, कि आप इस यंग मैन के बारे में सोचते हैं। वेन एवर यू स्टार्ट फीलिंग्स टू प्राउड, जब भी आप बहुत ज़्यादा आपको अभिमान या घमंड हो जाए ना, तब आप इस यंग मैन के बारे में सोच लो कि यंग मैन जो फेल्बस था, इसको इतना घमंड हो गया था कि ये ओशियन के बॉटम में चला गया था, और जब ओशियन के बॉटम में चला गया था तो वहाँ पर इसकी डेथ हो गई थी। इसीलिए तो इस सेक्शन का नाम रखा गया डेथ बाई वाटर। तो इसके थ्रू केवल यही बताया गया कि अगर ज़्यादा घमंड हो जाए ना, तब यह आदमी का याद कर लो कि घमंड जो है किसी को जीने नहीं देता है। हाँ, अब देखिए यहाँ समरी ऑफ द पार्ट 5, व्हाट द थंडर सेड। व्हाट द थंडर सेड की समरी की बात करें, सेक्शन 5 टेक्स यू टू अ स्टोनी लैंडस्केप विद नो वाटर। सेक्शन 5 जो है एक ऐसे जगह से शुरू होता है जो कि स्टोनी लैंडस्केप है, जहाँ पर कोई पानी नहीं है। और एकदम से स्टोनी लैंडस्केप है तो क्या होता है, देयर आर 2 पीपल वॉकिंग, 2 लोग टहल रहे हैं। एंड वन नोटिसेस इन हिज पेरिफेरल विजन, और जहाँ पर एक जो है पेरिफेरल विजन में नोटिस करता है, डेट अ थर्ड पर्सन इज विद देम, कि उसको ऐसा लगता है कि कोई तीसरा उसके साथ में है। व्हेन ही लुक्स ओवर, जब वो उसकी तरफ देखता है, थ्रू दिस अदर थ्रू, जब वो उसकी तरफ देखता है, थ्रू दिस अदर पर्सन डिसअपियर्स, तब वो क्या होता है, गायब हो जाता है। मतलब वो कहता है कि बगल वाले से कहता है भैया देखो एक आदमी और है, तब ये गायब हो जाता है। स्क्विंगली लाइन्स डेड डांस इन द कॉर्नर ऑफ योर आई, और ये उसकी आंखों में मतलब एक तरह से बस जाता है, सेट हो जाता है। एक जैसे फियर होता है ना, कि एक को फियर लगता है, दूसरा कहता है अभी कुछ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं इन अ ड्रामेटिक मोमेंट में बात करें तो यहाँ पर इन द वर्ड द थंडर सेड में ये बताया गया है कि थंडर क्रैक्स ओवर द सीन, कि इस सीन में, सीन के ऊपर से एक थंडर होता है, मतलब एक गर्जना होती है। और जब गर्जना होती है, गर्जन होते हैं, बादल गरजते हैं, तब वहाँ इट्स नॉइजेस सेम्स टू स्टे 3 वर्ड्स इन संस्कृत, तब वहाँ पर नॉइज होता है, और उसी नॉइज के साथ, उसी शोर शराबे के साथ संस्कृत के 3 वर्ड की गर्जना होती है, दत्ता, दयाद्वयम और दमयत्ता, which command you to give, sympathize and control। जहाँ पर दत्ता का मतलब होता है गिव, दयाद्वयम का मतलब होता है सिंपैथाइज, दया, सहानुभूति, और दमयत्ता मीन्स होता है कंट्रोल। दिस इज फॉलोड बाई अ रिपीटेशन, देखिए रिपीटेशन की स्पेलिंग गलत है, सॉरी भाई, समझिए, है ना। दिस इज फॉलोड बाई अ रिपीटेशन ऑफ द वर्ड शांति, और ये जो है फाइनली ये पोएम की एंडिंग होती है शांति ही शांति ही शांति ही, मीन शांति वर्ड की 3 टाइम के रिपीटेशन के साथ में, विच मीन्स जहाँ पर ये मतलब है द प्लेस डेट पास्ट ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो प्लेस जहाँ से होकर गुजरते हैं वो सब मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है, एक तरह से शांति चाहते हैं। आफ्टर ऑल फाइनली डेट स्लोगिंग टीयर्स मे बी गिव्स अस अ लिटिल होप विद दिस फाइनल वर्ड, वो मतलब शांति ही शांति ही शांति स्लोगिंग वर्ड के साथ टी.एस. एलियट यही होप करना चाहते हैं कि अब इस मतलब फाइनल वर्ड में
जीने की उम्मीद, एक तरह शांति, मतलब इन्हीं सब की बात करते हैं। ओके।